जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई ओपनर, यानी आंखें खोल देने वाले मौके। और आज ऐसा ही एक मौका आया है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से। आज अंबानी के बेटे की शादी से पूरा देश खुश होगा। आप कहेंगे भाई देश क्यों खुश होगा? क्योंकि देश की आंखें खुल गई हैं। उन्हें यह पता चला होगा कि जो नैरेटिव अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ बोलकर कुछ नेता बेच रहे थे सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, उसकी कहानी असल में कुछ और है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और उनके इंडी गठबंधन का जो नैरेटिव था, आज उसका सच पूरा देश देख रहा है कि कैसे पब्लिक के सामने कुछ और बात की जाती है और पीठ पीछे कुछ और किया जाता है। कैसे यह देश नैरेटिव के जाल में फंसता जा रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। जब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा तो देश में ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं जो देश के लिए भी घातक हो सकते हैं। यह सब करके ये लोग पब्लिक को धोखा देते हैं, वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। और आज देश को इस धोखे का एहसास होगा कि मोदी विरोध के नाम पर जो नैरेटिव और परसेप्शन बनाने की कोशिश इस देश में पिछले कुछ सालों में हो रही है, नरेंद्र मोदी को इस झूठे नैरेटिव के जरिए उनका चरित्र हनन करने का जो प्रयास हुआ है, आज वो नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हो गया आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि आज मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है। दुनिया भर से बड़े बड़े लोग मुंबई पहुंचे। अंबानी के घर की शादी में वीआईपी लोगों की लाइन लगी हुई है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भर भर के अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को उल्टा सीधा कहते रहे, अंबानी अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति करते रहे, कहते रहे कि नरेंद्र मोदी तो अंबानी अडानी की सरकार चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को दे दिया उठाकर। पूरे चुनाव ये लोग यही किए बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने अंबानी अडानी का नाम खूब लिया और आज से नहीं ले रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से ले रहे हैं। लेकिन आज वही इंडी गठबंधन वाले अंबानी के घर के सामने लाइन लगाकर बाराती बने बैठे हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आज अंबानी के बाराती बने बैठे हैं। अगर अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को गिरवी रख दिया है, तो क्यों गए अंबानी की शादी में? जबकि यही लोग चुनाव में देश की जनता को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सारा पैसा अडानी अंबानी पर लुटा रहे। अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते बताते लोगों ने 10 साल निकाल दिए बॉस। लेकिन आज ये सारे लोग अंबानी के दरवाजे पर खड़े हैं। ये सारे लोग अंबानी के गेस्ट बने हुए हैं। ये सब लोग अंबानी के बेटे की भव्य शादी में शामिल होने के लिए टाइम से पहुंचने गए। देखो टाइम कहीं लेट ना हो जाए। अंबानी मोदी के दोस्त हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? किसी की शादी में जाना या न जाना सवाल इस बात का है ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग जा रहे हैं शादी में, जाना चाहिए। लेकिन बॉस नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर अंबानी अडानी करके देश के लोगों को धोखा क्यों दिया, यह भी तो बताओ वहां खड़े होकर। अगर कहीं से इनविटेशन मिला है तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब आप राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आपकी असलियत क्या है वो आज दिख रही है लोगों को। आज इन लोगों को अंबानी से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यही अंबानी के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही राजनीति करने की बात आती है तो ये अंबानी अडानी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप देखिए, इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर दिखा रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि हर बार जब ये लोग कुछ कहते हैं ना, तो कैसे आपको बचना है। बहुत सारे लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि जो जो अंबानी अडानी को कोसते थे वो सारे अंबानी के घर शादी में पूड़ियां पाड़ने पहुंच गए, खाने पहुंच गए सबसे पहले। इससे तो पता चलता है कि ये नेता जनता के बीच नैरेटिव कुछ और बनाते हैं और असल में उस नैरेटिव के उल्टा काम करते हैं। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कभी अंबानी अडानी का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर, कभी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा इस नाम को लेकर देश को धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्या इन सब बातों का इंडी गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि उनकी झूठ की फैक्ट्री में नैरेटिव बनाने का काम तो लगातार चल रहा है। जैसे आज अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मान लो बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी तो ऐसा झूमने लगी कि मानो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल नहीं, अपराध मुक्त होने का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल गया। इंडी गठबंधन ऐसे ही नैरेटिव गढ़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडी गठबंधन का झूठा नैरेटिव बहुत दिन चलता ही नहीं।
नेताओं के डबल स्टैंडर्ड्स की पोल खुल जाती है। केजरीवाल का पूरा केस भी बताऊंगा कि कैसे कोर्ट से जमानत मिली लेकिन फिर कोर्ट से ही झटका लग गया। लेकिन पहले देखिए अंबानी के परिवार की शादी में क्या हो रहा है। अंबानी की शादी में ऐसा नहीं हुआ कि इंडी गठबंधन का कोई छोटा मोटा नेता पहुंचा, करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन ही वहां पहुंच गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि शादी का इनविटेशन मिलने पर औपचारिकता के लिए किसी को भेज दिया और पार्टी से कहा तुम चल जाओ मैं नहीं जाऊं। खुद बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे। कुछ नेता तो पूरे परिवार के साथ अंबानी की शादी में पहुंच गए, जैसे लालू यादव का परिवार। लालू जी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, परिवार हाथ पकड़ के ले जा रहा है लेकिन पहुंचे हैं। सोचिए, पूरा लालू परिवार आज पटना से मुंबई गया हुआ है बॉस। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, सब अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन में कोई पूछेगा कि क्यों गए? अडानी अंबानी तो मोदी के दोस्त हैं, देश को उन्होंने एक तरीके से नरेंद्र मोदी के जरिए हथिया लिया है, तो क्यों गए ऐसे आदमी के परिवार की शादी में? तेजस्वी यादव जब पटना से रवाना होने लगे तो मीडिया ने उनसे पूछा, लेकिन वो सवालों से बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा कि अंबानी के बेटे की शादी है, उसके लिए मुंबई जा रहा हूं। सब बस इतना ही कह पाए कि निमंत्रण है, शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि क्या अंबानी के विशेष चार्टर्ड प्लेन से लालू का परिवार मुंबई पहुंचा है। मुंबई जा रही है दीदी, मुंबई जा रहे हैं, निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव खुलकर कहते भी क्या ये कहते कि उस अंबानी परिवार की शादी में जा रहा हूं जिन्हें चुनाव में लुटेरा पूंजीपति बताकर इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को कोसा था भर भर के। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अपनी रैली में अंबानी अडानी का टारगेट करते थे। आपको तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो रैली से अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं और इशारों में आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी अडानी की मदद से बीजेपी राज्यों में सरकारें गिरा देती है। भाई अगर अंबानी अडानी की मदद से नरेंद्र मोदी सरकारें गिराते हैं तो ये तो गैर संवैधानिक है। ऐसे आदमी के परिवार के फंक्शन में क्यों जा रहे हैं पूरा परिवार उठकर? ये सब आंखें खोलने वाली बातें आपको दिखा रहा हूं। सुनिए तेजस्वी यादव का पुराना बयान, फिर बताता हूं कि लालू परिवार क्या अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचा है और उस पर विवाद क्या हुआ है। देश में खेला कर रहे थे, बिहार में हमने इनके साथ खेला कर, लेकिन इनके हिसाब से नहीं कि हम तो विपक्ष में थे भैया। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे साथ अंबानी अदानी जी नहीं खड़े हैं। हम लोग गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी वाले लोग आज अंबानी के घर में शादी में समारोह में शामिल होने गए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला है इसलिए मुंबई जा रहे हैं, शुभकामनाएं देने। अच्छी बात है, दीजिए ना शुभकामनाएं, लेकिन यह मत भूलिए कि जिस अंबानी परिवार को आज आपने शुभकामनाएं दी हैं उसी परिवार के लिए आपकी पार्टी दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। आपको आरजेडी का साल 2021 का एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें आरजेडी ने अंबानी का नाम लेते हुए एक चैनल का वीडियो शेयर किया और लिखा था कि तेजस्वी सड़क पर तो मोदी के दलाल अंबानी का चैनल क्यों भड़का रहा। बॉस पब्लिक के सामने कुछ, आप लोग पब्लिक को एकदम ही हवा में लिए उड़ा रहे हैं क्या कि उधर ट्विटर पे कुछ लिख दो, बयान में कुछ कह दो और यहां जो है पहुंच गए, अरे सर आपका बेटा की शादी आए हैं देखने और आए हैं बधाई देने। इस तरह की भाषा देखकर को तो यही लगेगा किसी को कि आरजेडी अंबानी परिवार को कट्टर सियासी दुश्मन मानती है, देश के खिलाफ मानती है। अगर ऐसा है तो फिर शादी में क्यों गए? कमाल की बात यह भी है कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि लालू यादव का परिवार मुकेश अंबानी के भेजे गए चार्टर्ड प्लेन से पटना से मुंबई गया है, जबकि इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी को अंबानी अडानी का करीबी मित्र बताकर यह आरोप लगाते थे कि नरेंद्र मोदी तो उद्योगपति के प्राइवेट जेट में घूमते थे। आज वही इंडी गठबंधन के नेता अंबानी के प्लेन में सफर कर रहे हैं। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर लालू परिवार को घेरा। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस अंबानी अडानी को क्या कुछ नहीं कहा, आज उन्हीं के भेजे हुए चार्टर्ड प्लेन में सवारी करके पहुंचे हैं। एक बार बिहार के डिप्टी सीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा इंडी गठबंधन का कौन सा नेता अंबानी की और कौन सा नेता अंबानी की शादी में पहुंचा है और क्या जवाब दे रहा है। वाह जंगल राज की जुगराज, राजद के शहजादे ट्विटर बॉय, बता दीजिए ना कहां जा रहे हैं सज धज कर पूरे परिवार के साथ मंगल मनाने। लोग जानना भी चाह रहा है ना। देश के उद्योगपतियों के बारे में
अंबानी जी, अडानी जी के बारे में क्या क्या झाड़ू गलते थे, क्या क्या बोलते थे। सदन में कितने जोश से बोले थे कि चार्टर्ड विमान हम नहीं लेते हैं। आज उस चार्टर्ड विमान का उपयोग पूरे परिवार कर रहे। इसी तरह इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं अखिलेश यादव, जो आजकल गठबंधन की आंखों का तारा बने हुए हैं। अखिलेश यादव भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आज दोपहर मुंबई पहुंचे। अब ऐसे तो अखिलेश यादव के किसी की शादी में शामिल होने से किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी संयुक्त रैलियों में अंबानी अडानी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। आपको लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं, कैसे वो अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सामने अंबानी अडानी को कोस रहे थे और इंडी गठबंधन के नेता आराम से अंबानी अडानी के मुद्दे को इंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि तब वोट लेने थे। बॉस देखिए क्या आपके साथ ये लोग करते हैं, पहचानिए। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए जिसमें वो अखिलेश यादव के सामने अंबानी अडानी पर हमला कर रहे थे। फिर बताता हूं कि और आगे क्या हुआ है। जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। तब तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर नहीं कहा पब्लिक से कि ये गलत बोल रहे हैं राहुल जी, अंबानी जी तो सज्जन आदमी है, मैं तो उनके यहां शादी में जाने वाला हूं। तब तो नहीं बोले, हाँ कर रहे थे मंच पे बैठ के। इसी तरह इंडी गठबंधन की एक और बड़ी नेता ममता बनर्जी भी मुकेश अंबानी के यहां शादी में गई। शादी में जाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही हैं। मुकेश अंबानी ने कई बार न्योता भेजा और मुकेश अंबानी खुद भी पश्चिम बंगाल के न्योते पर कई बार विश्व बांग्ला कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि शायद वो अंबानी की शादी में नहीं जाती, लेकिन खुद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बेटे ने उन्हें बार बार शादी में आने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्हें शादी में जाने का फैसला लेना पड़ा। मतलब बहुत मजबूर हैं ये दिखा रही है। अरे भाई बहुत लोग बुलाएंगे, सब में जाती हैं क्या आप शादी में? सोचिए बॉस, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को कितनी सफाई देनी पड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छी तरह समझती हैं कि जिस इंडी गठबंधन में वो शामिल हैं उसने कैसे अंबानी अडानी पर हमला बोला। इसलिए ममता बनर्जी को पहले ही पता था कि मुकेश अंबानी की शादी में शामिल होने से उन पर भी सवाल उठेंगे, मतलब मुकेश अंबानी के घर में जो शादी हो रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने पहले ही अपना बहाना रेडी कर लिया और मुंबई जाने से पहले ही सफाई दे दी कि बहुत बुलाए तो क्या करे, जाना पड़ा। कमाल की बात यह भी है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इंडी गठबंधन की एक और बैठक का बहाना भी बन सकती, क्योंकि अभी तक जो पिक्चर बन रही है उसमें कांग्रेस को छोड़कर करीब करीब पूरा इंडी गठबंधन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी तो है ही है, अखिलेश यादव पहुंचे ही तस्वीर दिखाई, तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं, सब पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को भी अनंत अंबानी की शादी से जुड़े हुए समारोह में लगातार देखा गया। यानी इंडी गठबंधन की एक बैठक तो शादी के डिनर के टेबल पर ही हो सकती है खाते खाते, क्योंकि आधा इंडी गठबंधन तो वहां है ही है। अंबानी के घर की शादी में गई ममता बनर्जी ने लगे हाथ मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ यह पहली मुलाकात रही। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आज शरद पवार से भी मुलाकात की। उद्धव ठाकरे भी इस इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसके नेताओं ने चुनाव में अडानी अंबानी का मुद्दा बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे भी मुकेश अंबानी के परिवार के शादी के अलग अलग इवेंट में शामिल होते रहे। कल भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शादी के एक इवेंट में देखा गया था। उद्धव ठाकरे और मुकेश अंबानी के परिवार का ऐसा गहरा कनेक्शन है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस को शाही समारोह में डांस करते हुए देखा गया। वीडियो में तेजस ठाकरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ डांस करते हुए देखा गया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने यह उद्धव ठाकरे को घेरा भी और सियासी वार पलटवार भी हुआ। लेकिन बॉस आप सोचिए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनका इंडी गठबंधन अंबानी अडानी को अटैक करता है नरेंद्र मोदी को अटैक करने के नाम पर, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अंबानी के परिवार के समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनका बेटा वहां नाच रहा है। वैसे तो मुकेश अंबानी के परिवार ने गांधी परिवार को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। कुछ दिन पहले खुद मुकेश अंबानी दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर उन्हें न्योता देने गए थे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि गांधी परिवार में से कोई शादी समारोह में शामिल होगा या नहीं,
क्योंकि राहुल गांधी तो इस वक्त विदेश में है और उनके कल लौटने की खबर है। हालांकि शादी अभी खत्म कहां हो रही है, अभी तो 3 दिन चलनी है, 14 तक, 14 को रिसेप्शन है। सोनिया गांधी मुंबई जाएंगी या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, शायद अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि सलमान खुर्शीद परिवार के साथ वहां पहुंचे, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा अभी। वैसे अंबानी परिवार की शादी में हाजिरी लगाकर इंडी गठबंधन ने एक तरह से अंबानी अडानी के मुद्दे को खत्म करने के संकेत भी दिए। ममता, तेजस्वी, अखिलेश ने तो एक तरह से बता दिया कि ना तो वो इस मुद्दे को इतना भाव देते हैं, ना इस मुद्दे में उन्हें कोई दम दिख रहा है। वैसे भी अंबानी अडानी का मुद्दा राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, जिसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोदी को घेरने के लिए अपना लिया। लेकिन अब इंडी गठबंधन के नेता किस मुंह से अंबानी अडानी का मुद्दा उठाएंगे बॉस? पब्लिक पूछेगी नहीं कि वहां तो बाराती बनकर नाच रहे थे और यहां हमको जो है वो नचाने आते हो अपने स्क्रिप्ट लिखकर। सोनिया गांधी या गांधी परिवार से तो कोई अनंत अंबानी की शादी में अभी तक नहीं दिखा है, अभी 2 दिन बचे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अंबानी परिवार की शादी में दिख रहे हैं। कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद अपने परिवार के साथ अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीर, और सिर्फ देखिए नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें खोलिए भी कि कैसे आपको ये नेता लोग घुमाते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नैरेटिव गढ़ते हैं और खुद सेटिंग गेटिंग करके रखते हैं। इसी तरह आप देखिए अडानी की बात खूब की जाती है। अभी तो अंबानी वाला दिखाया, अब अडानी वाला देखिए। खास तौर पर राहुल गांधी तो अडानी के नाम पर ही राजनीति न करते हैं, लेकिन केरल में जहां पर एक तरह से इंडी गठबंधन वालों की ही सरकार है, वहां पर अडानी ग्रुप एक बड़े पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज ही केरल के विंझीजम पोर्ट पर पहला कार्गो शिप का स्वागत किया। विंझीजम पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSCZ डेवलप कर रही है। विंझीजम पोर्ट को डेवलप करने के लिए अडानी ने करीब 8,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। केरल के विंझीजम पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप का कहना है कि इसे एडवांस तकनीक से लैस करके भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट बनाया जा रहा है। अब विंझीजम पोर्ट को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच क्रेडिट वॉर चल रही है, क्योंकि लेफ्ट कह रहा है कि यह पोर्ट उसकी वजह से डेवलप हुआ, कांग्रेस कह रही है कि केरल में उसके शासनकाल में लिए गए फैसलों की वजह से यह विंझीजम पोर्ट का काम आगे बढ़ा है। यानी अब इन लोगों को अडानी से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अडानी के बनाए हुए पोर्ट पर जाकर वहां पर पहला शिप का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट लड़ रहे हैं कि हमने बनाया, हमने करवाया, हमने करवाया। अडानी उनके राज्यों में निवेश करें तो कोई दिक्कत नहीं, काम का क्रेडिट लेने के लिए मार मच जाए, और इधर नरेंद्र मोदी को गाली देनी हो तो अडानी अंबानी का नैरेटिव गढ़ते हैं ये लोग। तो ये है सच्चाई इन लोगों की। एक नैरेटिव तो अब अडानी अंबानी के नाम पर चलता है, जो अब साफ साफ एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, ये तो नैरेटिव वाला हिस्सा दिखाया। अभी अनंत अंबानी की शादी में लाइव आपको वहां लेकर चलूंगा, लेकिन उसके पहले एक और नैरेटिव देखिए। आज एक और नैरेटिव एक्सपोज हुआ है, और वो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के लोगों का है, क्योंकि आज केजरीवाल के लोग खूब झूम रहे हैं कि केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को आज शराब घोटाले में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जश्न मनाने लगी, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। यानी अभी निकट भविष्य में केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जैसे इंडी गठबंधन ने अंबानी अडानी पर नैरेटिव बनाकर चुनाव में खूब माहौल बनाया, वैसे ही आज अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को लेकर भी उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जमानत मिलने से साबित हो गया कि बीजेपी ने दिल्ली का काम रोकने के लिए फर्जी शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल में डाला था। कोर्ट में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। शराब घोटाले की स्क्रिप्ट बीजेपी के दफ्तर में लिखी गई। ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ईडी की साजिश की शर्मनाक हार हुई। यह तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी को घटिया खेल में मुंह की खानी पड़ी। मतलब गजब की ही कहानी बनाते हैं ये लोग। और अभी फैक्ट सुनिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या समझ रहे हैं ये लोग पब्लिक को। ये क्या सोचते हैं कि पब्लिक का ऊपरी माला खाली है, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक सब समझती है बॉस, उसका हर माला भरा हुआ है और माला माल भरा हुआ है। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर क्या कह रही है,
फिर मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने किस मामले में जमानत दी, क्या शर्तें रखी हैं, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देने पड़ेगा, सब बताता हूं। पहले सुनिए इनको। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी यह माहौल बना रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई अहम बातों पर सुविधा अनुसार पर्दा डाल दिया। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी कई बड़ी शर्तों पर दी और केस के मेरिट पे तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि केस मेरिट पे था ही नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, उसका प्रोसीजर सही है या नहीं, इस पर केजरीवाल जो है वो कोर्ट तक गए थे। केस गलत है, सही है, केजरीवाल आरोपी हैं या निर्दोष हैं, दोषी हैं या निर्दोष हैं, इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए माहौल कैसे बना था। ऊपर से कोर्ट की शर्तें सुनिए। कोर्ट ने पहली शर्त रख दी अंतरिम जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल रिहाई तक मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त, केजरीवाल सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में अपनी भूमिका से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त, वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और इस मामले से जुड़ी कोई भी फाइल उन तक नहीं पहुंचेगी। पांचवी शर्त, अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा और 50,000 रुपए की श्योरिटी भी देनी होगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर तो आएंगे लेकिन मुख्यमंत्रियों की शक्ति के बिना। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए सीएम पद पर बने रहने का भी सवाल उठा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा पद जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अरविंद केजरीवाल पर सीएम रहते हुए जो आरोप लगे हैं, हमने उसके बारे में भी लिखा है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें संदेह है कि क्या अदालत निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या काम न करने का निर्देश दे सकती है। इसलिए हम इस पर निर्णय लेने का काम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। यानी शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल पर लगे आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। दूसरा कोर्ट का बस चलता तो शायद वो कहते कि भैया तुम हटो, कुर्सी छोड़ो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पता नहीं हम ऐसा कह सकते या नहीं, इसलिए हम केजरीवाल पर छोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी अलग माहौल बना रही है। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए बांसुरी स्वराज को एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुनाते वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि जिसके बाद पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है उसका भी निपटारा हो जाएगा। पीएमएलए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी के नियम यानी पीएमएलए का सेक्शन 19 और बेल से जुड़े नियम यानी पीएमएलए के सेक्शन 45 को लेकर ही खड़े होते हैं। इसी को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां कोर्ट पहुंच जाती हैं और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है। आज इस परेशानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, हमने पीएमएलए की धारा 19 यानी कि गिरफ्तारी की शक्ति और बेल के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। हम 3 सवाल बड़ी बेंच को ट्रांसफर करते हैं।
पहला सवाल, पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। दूसरा सवाल, पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मिलने वाले बेल के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। तीसरा सवाल, बेल और गिरफ्तारी को लेकर वो कौन से सवाल हैं जिसका ध्यान कोर्ट को सुनवाई के दौरान रखना चाहिए। यानी अब बड़ी बेंच में सुनवाई के बाद ईडी की गिरफ्तारी को लेकर नियम क्लियर हो जाएंगे और इस पर जो सियासी लड़ाई शुरू हो जाती है वो लगभग बंद हो जाएगी। यानी कोर्ट ने केजरीवाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। एक बार जब कोर्ट पीएमएलए के नियमों को और क्लियर कर देगा तो फिर सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से ईडी के खिलाफ माहौल भी नहीं बना पाएंगी। यानी जब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेगा तो यह डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई या सही। ईडी वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें जबरदस्त झटका लगा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई, यानी वो 25 जुलाई तक तिहाड़ में ही रहेंगे। सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल के करीबियों का भी बैड लक कैसा चल रहा है और उन पर क्या गाज गिरी। अंतरिम जमानत का मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में घोटालेबाज हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। 45 करोड़ की ट्रेल सीबीआई दिखा चुका है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती इस तरह का कोई भी निर्णय लेना कि अरविंद केजरीवाल सच के साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और इस शराब नीति में घोटाला उन्होंने किया है। और अंतरिम जमानत तो लालू यादव को भी मिली थी, बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल जाना पड़ा। तो इस पूरी दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसका सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। जो उन्होंने गरीबों की हाई ली है वो उनको भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को जमानत देने का कोई आधार ही नहीं बनता। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि भले ही वो सीएम केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हों, लेकिन वो रसूखदार और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर सीएम के पीए को जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद विभव कुमार पर डराने धमकाने, हमला करने और गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं लगाई गई। वहीं विभव कुमार ने जमानत याचिका में दावा किया था कि सभी आरोप झूठे हैं और जांच पूरी हो जाने के चलते अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ इंडी गठबंधन को भी जबरदस्त झटके लग रहे हैं। भाई केजरीवाल तो जेल में है ही हैं, बाहर नहीं आने वाले, विभव भी जेल में, लेकिन इंडी अलायंस को भी झटका लगा। आज मुंबई में इंडी गठबंधन के नेताओं ने मीटिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि वो एकजुट हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे आते ही इस एकजुटता की पोल खुल गई। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीट जीत ली और इंडी गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली। 9 सीटों में से बीजेपी को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 2 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 सीट मिली। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 1-1 सीट ही मिल पाई। चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके अपने ही गठबंधन को झटका दे दिया। इंडी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बार के चुनाव में एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा था और उसे भरोसा था कि वो ये सीट जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार की पार्टी के समर्थन से चुनाव में उतरे जयंत पाटिल की हार हो गई। यानी एक और बड़ा झटका लगा है इंडी गठबंधन को। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की एकजुटता को यह बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में यह जीत एनडीए के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम हो गई थीं और ये नतीजों के बाद आशंका जताई जा रही थी कि शिंदे और अजीत गुट के नेता पाला बदल लेंगे। लेकिन बॉस, वो क्या पाला बदलेंगे, उल्टे कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सुनिए महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर अजीत पवार ने क्या कहा है, उसके बाद पाठशाला का अगला चैप्टर। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें
विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। यानी जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी खत्म है, वहां विधानसभा चुनाव हारेगी, एमएलसी के नतीजे कह रहे हैं कि भैया वहां भी अभी लड़ाई तगड़ी है।